हाय स्टूडेंट्स। आज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 शॉर्ट करेंगे। ठीक, अभी जो है सबसे पहले देख लीजिए, जो है हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पहले चार्ज का जो है पूरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद कूलम्स लॉ देखेंगे, कूलम्स लॉ फिर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो है किस ऑब्जेक्ट के वजह से कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है वो देखेंगे। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस। मतलब आज जो है पूरा टॉपिक जो है एक ही वन शॉट सीरीज में करेंगे। ठीक, इसलिए आप बने रहिए साथ में। आज जो है कम से कम 2-4 घंटा में कम से कम हमारे पास टाइम दीजिए, 4-5 घंटा पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे एकदम। ये वन शॉट जो है आप ऐसे समझिए कि हम फिर से शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक, आप 12th में जो नए नए स्टूडेंट आए हैं वो भी देख सकते हैं, एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है। इसका एक और जो है ये हमारा पहला वीडियो है, इसका फिर एक सेकेंड वीडियो भी आएगा। उसमें जो है सिर्फ एग्जाम्पल रहेगा, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, इसमें सिर्फ थ्योरी है और आपका डेरिवेशन है और कॉन्सेप्ट जो है सभी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का मतलब है इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज, समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो। और स्टैटिक्स मतलब होता है, ये जो है स्टैटिक्स, इसका मतलब होता है एट रेस्ट। क्या होता है? एट रेस्ट, मतलब जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तब जो उसके बारे में जो पढ़ते हैं हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले हम लोग डिफिनेशन लिख कर लाए हैं, पढ़ेंगे। देखिए बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है चार्ज जो है रेस्ट पर, चार्ज रेस्ट पर रहता है, उसके बारे में हम जो पढ़ते हैं उसी को जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक ठीक, अब जो है उसके बाद हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। क्या बारे में पढ़ेंगे? चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और पार्टिकल ड्यू टू विच क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इन द रीजन सराउंडिंग इट एंड इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। देखो चार्ज जो है किसी बॉडी या पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। समझे? मतलब चार्ज वह चीज है, चार्ज वह प्रॉपर्टी है, चार्ज किसी भी बॉडी या पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी है जिसके वजह से जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक, और हम उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है रीजन सराउंडिंग इट, इट कैन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। और जो है हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को जो है एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक, ये चार्ज था। अब चार्ज का देखिए एसआई यूनिट जो है कूलम होता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। उसके बाद सीजीएस यूनिट जो है इसका 3 × 10⁹ ESU 1 कूलम के बराबर होता है। कितना होता है? 1 किलो कूलम के बराबर, इतना सा। ठीक, अच्छा, चार्ज का एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे आप लोग करंट का फॉर्मूला 9 क्लास में पढ़े होंगे, I = Q/T, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करेंट। जब हम करेंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम लिख सकते हैं तो हम यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला बना सकते हैं, करेंट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से Q = IT हो जाता है। ठीक, देखिए इसका डायमेंशन जो है IT भी लिखते हैं और AT भी लिखते हैं। ए का मतलब जैसे देखिए करेंट को जो है एम्पियर में मापते हैं, क्या करते हैं? एम्पियर से मापते हैं, इसलिए A। और टाइम का जो है डायमेंशन होता है T और करेंट का A, तो IT या AT दोनों में से कोई एक चीज लिखते हैं। ठीक, अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसको मिटा देते हैं। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला जो है हमारा इट इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी उससे कहते हैं, पहले समझिए दो तरह का क्वांटिटी होता है,
कितना होता है, दो तरह का, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो चार्ज के पास जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास जो है डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, और उसके पास एक और रूल होता है कि वो जो है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारा चार्ज स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इट हैज थ्री टाइप्स। देखो बहुत किताब या बहुत सारे पढ़ाएंगे टू टाइप्स पढ़ाते हैं, लेकिन हम थ्री टाइप्स इसलिए लिख कर लाए हैं। देखिए एटम में जो है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एटम जो है एटम का जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें तीन प्रकार का जो है सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेगा। एक मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और जो है एक न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज जो है जीरो होता है, नल, इसलिए चार्ज के न्यूट्रॉन का जो है फिजिक्स में चर्चा नहीं होता है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। निगेटिव चार्ज मतलब जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो, और पॉजिटिव चार्ज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा निगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास वह एबेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एबेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एबेंडेंस या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हम लिख कर भी लाए हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, एबेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए आगे जो है थर्ड नंबर हमारा प्रॉपर्टी बोल रहा है लाइक चार्ज विल रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेज विल रिपेल ईच अदर मतलब सेम जात का जब चार्ज हमारे साथ आपस में लाएंगे तो एक दूसरे को धक्का मारता है, रिपेल करता है, ठीक। और अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर, और समान जात का जब चार्ज हम आपस में लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आप लोग समझ रहे होंगे, जब देखिए ऑपोजिट जेंडर को आप लोग देखते हैं तो अट्रैक्शन होता है, उसी तरह यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज जो है आपस में सेम, लाइक चार्ज जो है आपस में रिपेल कर रहा है, अनलाइक चार्ज जो है आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। देखिए 5 नंबर यहीं पर पढ़ते रहे, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए प्रॉपर्टी वहां 5 लिखे हैं। 5 नंबर बोल रहा है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या चीज, चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज जो है ट्रांसफर हो सकता है। हम दो एग्जांपल लिए, एक लिए सोडियम, एक क्लोरीन लिए हैं। आप पढ़ते हैं ना NaCl, एक कंपाउंड बनता है केमिस्ट्री में, नमक का भी नाम है, कॉमन सॉल्ट का। देखिए NaCl, तो यहाँ पर सोडियम जो है इसका देखिए जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या पढ़ रहे थे कि उसके पास देखिए हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना कि 4 तरह का सेल होता है, KLMN। के में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एल में 8 रखते हैं, फिर उसके बाद 8 रखते हैं। तो इसी तरह देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका लिख देते हैं 11, यहाँ 17 है, इसका देखिए 17 एटॉमिक नंबर है। इसमें जो है आउटर मोस्ट सेल में इसका 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक। तो क्लोरीन जो है सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन का सोडियम को भी जो है ऑक्टेट पूरा करना है। तो देखिए ये तो 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो है ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है क्लोरीन का, क्लोरीन इससे कर्जा लेता है। तो क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन तो लिया, लेकिन इसके पास अभी तत्काल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन पा लिया, तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया। लेकिन इस पर हम इसलिए निगेटिव रखते हैं क्योंकि ये जो है कर्जा में चल रहा है, ठीक। ये इसको दिया, ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए इस पर पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक। समझ गए होंगे। अब अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे 6th नंबर प्रॉपर्टी, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। मतलब कहता है चार्ज जो है अपना वेलोसिटी पर मतलब डिपेंड नहीं करता है। क्या चीज, अपना वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज जो है
जब तक हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाते हैं तब तक वो कंजर्व रहेगा। क्या करेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक। चार्ज एट रेस्ट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ओनली एंड कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस ओनली। मतलब चार्ज जब रेस्ट पर रहता है तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब विद्युत प्रभाव सिर्फ बनाता है। और जो है उससे उससे जो है एक्सपीरियंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, हिंदी में उसे बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, उसके बाद दूसरा लाइन लिखा हुआ है कि चार्ज जब जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जब आप जो देखिए इस चैप्टर में एक चीज और बताते हैं कि इस चैप्टर में हम जो है सिर्फ पढ़ेंगे चार्ज जो है रेस्ट पर रहेगा, उसके बारे में जो जो चीज होगा वो पढ़ेंगे। आप जब करंट चैप्टर पढ़िएगा तो वहां चार्ज जो है मूव कर रहा है, मूव जब करने लगता है चार्ज तो वहां से करंट चालू होता है। क्या होता है? करंट। तो वो हम लोग करंट में पढ़ेंगे। अच्छा, देखिए करंट जब मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो हम लोग पढ़ते हैं कि तो वो जो है इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों। और उससे जो एक्सपीरियंस होगा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो जो है चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विल क्रिएट इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक। अब देखिए 10th नंबर लिखे हैं कि चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब जो है चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से जब मूव करेगा तो जो है वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। इसको हम पढ़ेंगे EMI चैप्टर में। ठीक। मैग्नेटिक चैप्टर के बाद जो आगे वाला चैप्टर आएगा उसमें हम इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे, ये 10th नंबर प्रॉपर्टी को। ठीक। अब देखिए 11th नंबर बोलता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बोलते हैं क्वांटीकृत होता है। मतलब चार्ज क्वांटीकृत होता है, मतलब चार्ज जैसे आप किसी को सुने हैं कि आधा कूलम चार्ज दो, चार्ज जो है किसी को हम मतलब जो है उसको क्वांटिटी में हम देते हैं, जैसे 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम, क्योंकि 1 कूलम इजकल टू क्या होता है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन इजकल टू क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज को जो है हम जब भी ट्रांसफर करेंगे तो क्वांटिटी में करते हैं, इसलिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है चार्ज का, Q इजकल टू NE। N जो है हमारा इंटीजर हो गया, मतलब यहाँ 1 है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का इतना वैल्यू होता है, इसको जो है जितना हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उतना चार्ज हो जाएगा। ठीक। अब देखिए हम लोग और 2 टॉपिक है हमारे पास, एक कंडक्टर एक इंसुलेटर। क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर। बोल रहा इट हैज वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर जो है इसका बाहरी सेल, कंडक्टर देखिए यहीं पर देखिए, कंडक्टर हमारे पास क्या है? Na प्लस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको वो कंडक्टर बन जाता है, और जो लेता है वो क्या होता है? आपका इंसुलेटर होता है। देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्टर सोडियम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है। क्या है? फ्री है। मतलब बाहर का लेटिस पर जो, मतलब बाहर के सेल पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो फ्री होता है कंडक्टर में। ठीक। मतलब न्यूक्लियस से दूर होने के वजह से वह फ्री होता है। तो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। देखिए अभी तुरंत यहाँ पर पढ़े थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस पर चला जाता है, तो ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये वाला, यही ना क्या है? रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को ट्रांसफर करवाने में। ठीक। कहां से कहां तक? ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो देख रहे हैं। अच्छा बोलिएगा चार्ज हम समझे, एनर्जी जहां चार्ज ट्रांसफर होता है वहां एनर्जी ट्रांसफर होता है, समझिए। ठीक। एग्जाम्पल में जैसे सोडियम, पोटासियम, रोबेडियम, सीजियम, ETC। पहला आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, उसमें फर्स्ट ग्रुप जो है ना, हम लोग निमोनिक्स याद करते हैं, हेलिना के रब से फरियाद। वो निमोनिक्स, वो जो पहला है ना, पहला या सेकंड ग्रुप वाला सभी मेटल है, मेटल ही कंडक्टर होता है, मेटल कंडक्टर होता है। अब देखिए नॉन कंडक्टर्स, इट हैज नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
मतलब इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स न के बराबर होते हैं। देखिए ये तो एक इलेक्ट्रॉन अपना इससे तो ले ही नहीं रहा है, ये जो है नॉन कंडक्टर है, मतलब इंसुलेटर है, इसको एक इलेक्ट्रॉन जरूरी है कि देगा थोड़ी इसको। और ये जो है न्यूक्लियस जो है इसके बीच में, इससे बहुत टाइटली बॉन्ड रहता है, मतलब इसको आप ये जल्दी फ्री नहीं हो सकता है, ठीक। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है हीट को पास करने या कि क्या कहता है आपको, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते हैं, बैड कंडक्टर होता है, तो जो है ये बैड कंडक्टर है, ठीक। अच्छा, इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंडेड, बोले न इसका जो आउटर मोस्ट मतलब बाहर वाला सेल पर जो है इलेक्ट्रॉन वो टाइटली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस कहाँ होता है, बीच में होता है, यहाँ पे यहीं पर प्रोटॉन होता है, समझे, यहीं पर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ऐसे इस तरह से घूमते रहता है एटम के अंदर, ठीक। और इसके पास हाई रेसिस्टेंस होता है, मतलब बोल रहा है करंट पास नहीं होने दे रहा है, तो उसका मतलब एक ही होता है कि हाई रेसिस्टेंस है, मतलब वो करंट को रोक रहा है, करंट को फ्लो को रोक रहा है। एग्जांपल में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब आप लिख सकते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक का जितना भी आप एलिमेंट ले लीजिए सभी आपका नॉन मेटल्स है, इंसुलेटर में आता है, ठीक। अब जो है हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग जो है 4 प्रकार का होता है, कितना प्रकार के, 4 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला है रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो है फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्जिंग होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू जो चार्जिंग होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन मतलब जो इंडक्शन के थ्रू होता है वो पढ़ेंगे। हमारे पास फिर 4th नंबर में है थर्मोनिक इफेक्ट, मतलब जो हीट के थ्रू जो चार्ज पे प्रोड्यूस होता है वो पढ़ेंगे। अब 5th नंबर बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए बाय रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जैसे कभी भी दो दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ने से जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना वही चार्जिंग कहलाता है। जैसे अब ग्लास ले लीजिए और क्या कहता है सिल्क, तो ग्लास क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज करता है, और सिल्क क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखिए यहाँ पर जो है ग्लास इलेक्ट्रॉन को जो है लूज कर रहा है, सिल्क गेन कर रहा है, क्या कर रहा है गेन कर रहा है। यहाँ से जो है यहाँ पर चार्जिंग हो रहा है, क्या हो रहा है चार्जिंग, ग्लास जो है पॉजिटिवली चार्ज बन गया और सिल्क जो है निगेटिवली चार्ज, किसके थ्रू हुआ, बाय रबिंग, या उसको बोल सकते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाय फ्रिक्शन बाय रबिंग, ठीक। अब देखिए बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन चार्ज कैसे होता है, एक चार्ज बटी, देखिए हम 2 स्फीयर लेंगे, पहले क्या लेंगे 2 स्फीयर, जो एक जो है चार्ज कंडक्टर होगा, दूसरा अनचार्ज होगा, क्या होगा एक चार्ज होगा दूसरा अनचार्ज होगा। जब दोनों को जो है जब आपस में लाया जाए कांटेक्ट में, एक चार्ज है बटी एक दूसरा अनचार्ज, जब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो दोनों पर इक्वल बराबर जो है बराबर क्वांटिटी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वही आपको यहाँ पर लिख दिया है, बोथ पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस पर जो दोनों पर चार्ज जाएगा बराबर मात्रा में जाएगा, ठीक। अब देखिए बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन का मतलब होता है कोई भी, जैसे देखिए एक जो है हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, उसके पास जो है कोई भी चार्ज बॉडी ले गए, क्या है चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले गए, दोनों में कांटेक्ट नहीं करा है, मतलब नियर बाय ले गए हैं, नजदीक ले जाने पर। अब जैसे देखिए ये स्फीयर है न्यूट्रल है, उसके पास में जो है पॉजिटिवली चार्ज है बॉडी है, ठीक। पॉजिटिवली चार्ज ले जाने से जो है नेगेटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट करेगा, करेगा। अभी थोड़ा देर ही पहले पढ़े थे कि अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्ज रिपेल करता है। तो अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिवली चार्ज जो है क्योंकि पॉजिटिवली ऑब्जेक्ट लिए हैं
तो उसके वजह से पॉजिटिवली चार्ज के वजह से रिपेल हो रहा है, तो पॉजिटिवली चार्ज भागेगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो स्फेयर है इसको जो है अर्थ से जो है अर्थिंग कर देते हैं, ठीक, स्फेयर को, और जो है पॉजिटिवली चार्ज पास में ही है। अब देखिए एक साइड पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिवली चार्ज को तो अपना तरफ अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो सभी जो है अर्थ में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बाय अर्थिंग अर्थ में चला जाता है। जब अर्थ में जाएगा तो इसके बाद जो है हमारे स्फीयर में क्या बचेगा, सिर्फ निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज बचेगा। ये नेगेटिवली चार्ज जो है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज जब हटाएंगे इसके नियर से तो है जो पूरा स्फीयर में फैल जाएगा, जिससे जो है हमारा स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बढ़ी, यही चार्ज बाय इंडक्शन चार्ज हुआ है, ठीक। अब देखिए डी नंबर पढ़ते हैं, थर्मोनिक इफेक्ट। थर्मोनिक इफेक्ट जो है इसको आगे पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर में। अभी खाली समझिए, हीट देने से जो है कोई भी मेटल में, कंडक्टर में जब हम हीट देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो है वो मेटल जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक। अब फिफ्थ नंबर जो है बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो है हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब समझिएगा, कोई मेटल है, क्या है, कोई मेटल है, उस पर जो है हम हाई फ्रिक्वेंसी से कोई भी फोटोन या रेडिएशन गिराते हैं, रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ से। जब उस पर जो है हम फ्रीक्वेंसी फोटोन गिराए तो जो है इससे क्या होता है, ये मेटल को जो सरफेस पर जो है इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी। उसको मिनिमम फोटोन रेडिएशन गिराने से जो है मिनिमम एनर्जी मिलता है, जिससे जो है निगेटिवली चार्ज छोड़कर भागने लगता है। तो उससे क्या हो जाता है, ये मेटल जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ई बराबर एच एफ बराबर होता है एस सी बाय लेमडा, ठीक। यही था हमारा चार्जिंग मेथड। अब जो है हम कूलम्स लॉ देखेंगे। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ। क्या है, कूलम्स लॉ। पहले समझते हैं कूलम्स लॉ होता क्या है। देखिए कूलम्स लॉ जो है, कोई भी पॉइंट चार्ज के वजह से जो उस पर फोर्स लगता है, ठीक, उसी को कूलम्स लॉ कहते हैं। कूलम्स लॉ जब भी लगेगा तो पॉइंट चार्ज के वजह से लगेगा। किसके वजह से, पॉइंट चार्ज के वजह से, ऑब्जेक्ट के वजह से नहीं लगता, पॉइंट चार्ज के वजह से। और यह एक जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला है, इसलिए इसको जो है एक्सपेरिमेंटल लॉ बोलते हैं। लिख भी दिए हैं, देखिए इट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज और इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। देखिए कूलम्स लॉ, दो पॉइंट चार्ज लिए है Q1 Q2, और ये दोनों जो चार्ज है लाइक चार्ज है। क्या है, लाइक चार्ज। दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है एफ फोर्स से। एफ फोर्स से इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर है। अब देखिए कूलम्स लॉ जो है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है। किसका होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज बढ़ाइएगा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक, चार्ज घटाइएगा तो फोर्स घट जाएगा। और जो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस को जब बढ़ाते हैं तो हमारा जो है कुल फोर्स जो है घटता है। क्या होता है, अब मानिए दो चार्ज आपस में रहेगा तो ज्यादा जोर से ना ही रिपेल करेगा दोनों, तो फोर्स लगेगा, ज्यादा जोर से लगाएगा। और जब उसको दूर कर देते हैं तो क्या होगा, रिपेल कम करेगा तो फोर्स भी कम लगेगा। तो वही जो है कि कह रहा है कि डिस्टेंस जो है जितना बढ़ाइएगा तो उतना जो है हमारा पास क्या आएगा, फोर्स कम आएगा। डिस्टेंस कम कीजिएगा तो फोर्स ज्यादा आएगा। क्या आएगा, फोर्स ज्यादा आएगा। उसके बाद एफ, जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो एफ इजकल टू आता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो के है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। इसका जो है वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक। कब, इन एयर या वैक्यूम। अब जो है हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। मतलब जो है फोर्स को जो है लाइन, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। मतलब जिस तरफ ये चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग जब रहता है उसी तरफ हमारा फोर्स लगता है, ठीक। इट इज सेंट्रल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मतलब
यह जो फोर्स इस पर लग रहा है यह एक तरह का जो है सेंट्रल फोर्स है। क्या है? सेंट्रल फोर्स। और नेचर में कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव। मतलब हम लोग समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कहने का मतलब जो है वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर ही सिर्फ डिपेंड करे, वो अपना पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब किधर से वो फोर्स आया उस पर डिपेंड नहीं, वो कहाँ मतलब सिर्फ इस पर डिपेंड करता है स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कहाँ से आया और कहाँ पर लगा, एंडिंग पॉइंट कहाँ पे लगा, बस उस पर डिपेंड करता है। ठीक, उसी को कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। हम जो है पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कूलम्स लॉ का ही फोर्स का नाम दिया गया है। ठीक, ये जो फोर्स अभी फाइंड किया इसी का नाम दिया गया है, इसलिए नाम दिया गया है, ये चार्ज के वजह से फोर्स आया है इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रखते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इन एयर वैक्यूम में कूलम्स ये फोर्स क्या होगा और अदर मीडियम में फोर्स क्या होगा। देखिए एयर या वैक्यूम में यूज करने के लिए फोर्स जो है हमारे फोर्स बराबर होता है के Q1 Q2/r²। यहाँ के का वैल्यू जो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यह जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। जब भी एयर में हमको फोर्स निकालना हो या वैक्यूम में निकालना हो तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट वहां पर चला जाएगा और के जब यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 4 पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 और इंटू यहाँ पर के का वैल्यू अभी ऊपर में लिखे थे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, वो पुट कर दिए हैं यहाँ पर। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका डायमेंशन देख लीजिए m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 i⁻2। अब देखिए अदर मीडियम में मतलब मान लीजिए वाटर है या कोई अदर मीडियम में हमें फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए फोर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, कूलम से निकालना जब है तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं K-Q1 Q2/r²। यहाँ के डैश का मतलब है यहाँ पर मीडियम में यूज करेंगे तो यहाँ पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में यूज करते थे ना के का वैल्यू, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन यूज करेंगे। क्या करेंगे? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ आया? अब देखिए एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन नोट से ज्यादा होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नोट से ज्यादा होता है क्वांटिटी में। अब मान लीजिए जब देखिए एप्सिलॉन ही कोई मीडियम के अंदर लग रहा है। क्या लग रहा है? मीडियम, कोई मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फोर्स कोई मीडियम के अंदर लगेगा तो वो तो ज्यादा होगा ऑटोमेटिक। एप्सिलॉन ज्यादा हो रहा है, एप्सिलॉन नोट से ज्यादा होता है। ठीक, एप्सिलॉन का जो यूनिट है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो मोर द मीडियम विच कैन बी इजिली पोलराइज्ड। तो जो है मीडियम जो है पोलराइज्ड होगा। क्या होगा? पोलराइज्ड होगा। अब हम जो है रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जो है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम होता है। जैसे एप्सिलॉन ज्यादा है तो उसको ऊपर रखेंगे और एप्सिलॉन नोट का मात्रा उस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नोट से डिवाइड करते हैं तो हमारा हमें क्या फाइंड होता है? एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। क्या? एप्सिलॉन आर। उसी को जो है रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है इट इज यूनिट लेस। या क्या है? यूनिट लेस है। क्योंकि देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को जब डिवाइड करेंगे इसका दोनों का यूनिट कट जाएगा, तो जब यूनिट इसका दोनों कट गया तो इसका भी यूनिट लेस आएगा और इसका डायमेंशन भी जो होता है डायमेंशन लेस होता है। सॉरी, देखिए ये एक तरह का रेशियो है। किसका रेशियो है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट का। और एप्सिलॉन आर मतलब एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी जो है 1 से ज्यादा आना चाहिए या 1 के बराबर आना चाहिए। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। ये याद कर लीजिएगा, ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट।
मेटल का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है इनफिनाइट होता है। देखिए दूसरा पॉइंट हम लिखे हैं, फोर्स इजकल टू के डैश Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको जो है 1/4 पाई के का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट किए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी ही बताए थे कि ये जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है इनटू आर स्क्वायर। यहाँ जो है एप्सिलॉन की जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट है ना, एप्सिलॉन आर इक्वल टू, तो यहाँ पर हम जो है इसको दोनों का क्रॉस में कर सकते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये पुट कर दिए हैं एप्सिलॉन के जगह पर, ठीक, और आर स्क्वायर। अब देखिए के डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो वही अभी नीचे भी दिखा दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है इसका वैल्यू हम लोग अभी तुरंत देख चुके हैं, क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर होता है के का वैल्यू एयर में। जब इसको जो है एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे, ठीक, यहाँ पर एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाएगा। ये एप्सिलॉन आर जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ को जो है वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्ब्स लॉ निकाल लीजिए, उसको कुछ नहीं करना है, उसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं आर कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर कैप से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यूनिट वेक्टर जो होता है ना आर कैप, ये क्या होता है डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। आर कैप से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर कैप इक्वल टू होता है आर वेक्टर बाय आर, तो यहाँ पर आ जाएगा के Q1 Q2 बाय आर क्यू इंटू आर वेक्टर, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक, इस पर इसके आसपास और चार्ज है बहुत सारा, तो इस पर फोर्स क्या होगा, ये सब जैसे यहाँ पर देखे थे तो एक एक ही चार्ज पर एक चार्ज मतलब फोर्स लगा रहा था। यहाँ पर जो है एक एक टेस्ट चार्ज है, इस पर बहुत सारा चार्ज जो है फोर्स लगा रहा है, क्या होगा, तो सभी जो है फोर्स लगा रहा है, जैसे Q1 के वजह से F1, Q2 के वजह से F2, Q3 के वजह से F3, सभी का फोर्स को आपस में जोड़ देंगे, F नेट फोर्स हमारा फाइंड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, और जो है देखिए ये हमारा जो है ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन सभी टॉपिक से रिलेटेड मेंस और एडवांस लेवल का सभी क्वेश्चन, और नीट वाले स्टूडेंट के लिए तो ये रामबाण इलाज है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज बॉडी के आसपास का एरिया जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास के एरिया में अदर चार्ज बॉडी को ले जाने पर उस पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक, उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफिनेशन भी लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू विच, यहाँ देखिए, अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच दे हैव देयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक। अब इससे जुड़ा हुआ ही एक और टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिटेटिवली बताता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिटेटिवली बताता है। उसका भी डिफिनेशन लिख दिया, देखिए, इट इज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच टेल्स अबाउट इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच टेल्स अबाउट इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटिटेटिवली। अब देखिए हम समझेंगे क्या होता है। ये जो है एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसके आसपास के एरिया में क्या होगा, इसके वजह से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां बनेगा उसके उसी में जाकर एक पॉइंट पी मानेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट पी मानकर वहां एक टेस्ट क्यू चार्ज रख देंगे। क्या करेंगे, टेस्ट क्यू चार्ज रख देंगे। टेस्ट क्यू चार्ज पर जो है फोर्स लगेगा। क्या होगा, फोर्स लगेगा। उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स को हम ये टेस्ट चार्ज जो रखे थे उससे डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल फाइंड हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाता है। अब देखिए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, ठीक। अब देखिए फोर्स निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को
टीएस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। वही जो अभी बताया वही लिखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P due to system of charge is defined as electrostatic force experienced by TS charge Q naught, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। यूनिट न्यूटन बाय कूलम होता है और वोल्ट बाय मीटर होता है। न्यूटन बाय कूलम बोलिए या वोल्ट बाय मीटर बोलिए। अब देखिए इसका डायमेंशन जो है mL/10⁻²। देखिए फोर्स का डायमेंशन mL/10⁻² होता है, वो लिख दीजिए। नीचे जो है Q का डायमेंशन क्या होता है? IT, चार्ज का IT होता है। जब I ऊपर चला जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, T -3 हो जाता है, ठीक। अब देखिए ये फोर्थ नंबर जो लिखा हुआ है, बोला है कि हमारे पास टीएस चार्ज जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल होता है। अब मानिए, अब देखिए ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। और निगेटिव चार्ज में क्या होता है? इनवर्ड, मतलब उसके अंदर की ओर जाता है, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रहा है, इस तरफ ही जाएगा। यहाँ टेस्ट चार्ज है Q नॉट, ठीक। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये भी है, तो क्या बोला है? इसके वजह से फोर्स जो है, अब देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स तो रिपेल ही न करेगा ये दोनों आपस में एक दूसरे को। और बोल रहा है दूसरा, फिफ्थ नंबर बोला कि टेस्ट चार्ज जब Q नॉट रहेगा, क्या चीज? टेस्ट चार्ज हमारा निगेटिव जब रहता है तो फोर्स जो है एंटी पैरेलल रहता है। ये निगेटिव चार्ज हम जब रख देंगे तो फोर्स हमारा इस तरफ लगेगा, क्योंकि तब अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ठीक। 6 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि मान लीजिए किसी पॉइंट पर हम क्या देखे थे, किसी पॉइंट पर बहुत सारा चार्ज के वजह से चार्ज निकालना होता है, क्या करते हैं? आपस में सबको जोड़ देते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जोड़ देंगे, ठीक। अब 7 नंबर, वी कैन चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चेंजिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंज इन मीडियम। बोला कि तभी हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं जब या तो चार्ज में डिस्ट्रीब्यूशन हो या मीडियम। अब जो है हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। देखिए हमारे पास एक चार्ज है, क्या है? पॉइंट चार्ज है। इससे r डिस्टेंस दूर, क्या r डिस्टेंस दूर जो है पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या किए हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मान लेंगे Q नॉट। क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज Q नॉट मान लेंगे। तो देखिए ये जो है Q चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। इसके वजह से इस पर क्या हुआ? एक फोर्स लगेगा। कूलम्ब्स लॉ अभी तुरंत देख चुके हैं, इस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स, ठीक। अब ये फोर्स जो है इसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे Q नॉट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा, ठीक। लोग अभी देखे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या था? फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बाय Q नॉट था। तो हमारे पास फोर्स क्या आएगा? ये फोर्स इस पर लगेगा, कूलम्ब्स लॉ से देख चुके हैं, क्या है? K Q नॉट, Q चार्ज हो गया, Q नॉट चार्ज हो गया, ठीक। डिस्टेंस R दिया हुआ है तो R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर Q नॉट पहले से, Q नॉट टेस्ट चार्ज जो है वो भी लिख लेंगे, ठीक। Q नॉट कट गया, हमारे पास क्या है? K Q बाय R स्क्वायर। ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। ये आप याद कर लीजिए। डायरेक्शन लिखिएगा रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर लगेगा। देख रहे हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर लगेगा, ठीक। अब दूसरा देखेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर जो है Q नॉट चार्ज जो था ये पहले पॉजिटिव था, अब इसको निगेटिव कर देते हैं। क्या करते हैं? निगेटिव कर देते हैं।
ठीक। तो हमारे पास क्या आएगा अब जो फोर्स आएगा, फिर आएगा के क्यू बाय आर ही स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सॉरी फोर्स नहीं, क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा, लेकिन रेडियली इनवर्ड आएगा। क्या आएगा? रेडियली इनवर्ड। क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज है, ये जो फोर्स है इसको मिटा देते हैं। अब जो है हमारा फोर्स, ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज, तो इस पर जो है फोर्स लगाएगा तो किधर लगेगा? अंदर की ओर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? अंदर की ओर फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स दिखा दिए हैं, इसलिए यहाँ पर कहीं निगेटिव यूज नहीं किए, आपको डायरेक्शन दिखा दिए हैं रेडियली इनवर्ड। ठीक, अब डायरेक्शन नहीं दिखाइएगा तब आप प्लस माइनस यूज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि टेस्ट चार्ज निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव आप यूज कर सकते हैं। अब जो है हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख लिए, लेकिन अब वेक्टर फॉर्म में इसको देखना है। क्या करना है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए हम इसे सिर्फ क्या करना है, आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यू इन वेक्टर फॉर्म, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसे जो है आर कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप बाय आर। यहाँ पर देख लीजिए या नीचे लिख देते हैं। ठीक, के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर के, आर वेक्टर, ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया। क्या आ गया? वेक्टर फॉर्म। इसे याद कर लीजिए। अब जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग देखेंगे। किसके वजह से? रिंग के वजह से। इससे पहले एक चीज और देखते हैं, इसका जो है ग्राफ होता है। क्या होता है? ग्राफ। देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस का ग्राफ है आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? घटता है। तो हमारा ग्राफ ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घट रहा है। फिर से बना देते हैं। इस तरह से घटता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटते रहेगा। ठीक, अब जो है हम लोग रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। देखेंगे रिंग के वजह से सेंटर पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके एक्सिस पर क्या होता है। ठीक, फर्स्ट केस लिखिएगा एट सेंटर। देखिए ये हमारे पास एक रिंग है, इस पर बोला है कि लेमडा चार्ज है। क्या है? लेमडा। लेमडा मीन्स होता है, पहले समझ लीजिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये देखिए ये जो है हमारे पास रिंग, इसका लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक, मतलब इस पर जो है क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे रिंग पर जो है क्यू क्यू चार्ज जो है एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है? सेंटर पर निकालना है। तो सबसे पहले एक सेंटर से जो है डायमीटर खींच लेंगे। क्या करेंगे? डायमीटर। ठीक, उसके बाद एक और डायमीटर ले लेते हैं थीटा एंगल पे। ठीक, जैसे देखिए ये ले लिए।
ठीक, अब देखिए ये जो है हमारे पास सेंटर है, इस पर बोला है कि ये जो है क्यू चार्ज जो है इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। एक और जो है काट लेते हैं डायमीटर डी थीटा एंगल पे, ठीक, ये जो है डी थीटा बना रहा है, थीटा तो पूरा बनेगा ना, तो ये छोटा सा एंगल बना रहा है डी थीटा, क्या डी थीटा, डी थीटा जोड़ेंगे तब ना थीटा एंगल बनेगा, तो ये डी थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है डी थीटा, तो यहाँ भी डी थीटा बन रहा है। इसी तरह जो है पूरा काटते रहेंगे तो क्या होगा, अच्छा इधर डी थीटा, इधर भी डी थीटा बन रहा है, समझे। अब देखिए इसको इसलिए काटे हैं कि यहाँ पर जो है पूरे पर चार्ज क्या है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसको इसलिए काटे हैं कि यहाँ पर जो है डी क्यू चार्ज, छोटा सा चार्ज इस पर आ जाएगा, क्या आएगा, ये एक छोटा सा लेंथ काटेंगे तो यहाँ पर डी क्यू चार्ज होगा। इसी तरह जो है इधर भी देखिए पूरे पर जब क्यू चार्ज है तो ये छोटा सा लेंथ पर क्या होगा, डी क्यू चार्ज होगा, ठीक। ये लेंथ निकालने के लिए जो है आर्क का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं 9th में, आर्क बराबर क्या होता है, रेडियस इंटू, इसका रेडियस जो है मान लीजिए आर है, क्या है आर, तो रेडियस हो गया और हमारा थीटा हो गया, थीटा क्या है डी थीटा, क्या है डी थीटा, तो आर्क बराबर क्या आ जाएगा आर डी थीटा, मतलब ये जो है इसका लेंथ आ गया है, ये छोटा सा ई जो काटे हैं ना आर्क, इधर भी इसका जो है लेंथ क्या आ गया ना हमारे पास आर डी थीटा, क्या है आर डी थीटा। ये तो छोटा सा चार्ज है आर डी थीटा, लेंथ पर छोटा सा चार्ज डी क्यू है, क्या है इसका लेंथ जो है आर डी थीटा है, आर डी थीटा, इधर भी आर डी थीटा, इसका ये लेंथ है, इस पर चार्ज कितना है डी क्यू चार्ज है, चार्ज कितना है डी क्यू चार्ज, समझिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, इस पर चार्ज जो है डी क्यू है, क्योंकि पूरा रिंग पर चार्ज जो है, मतलब पूरा रिंग का मतलब 2 पाई आर लेंथ पर क्यू चार्ज है, तो हम ये जो आर डी थीटा लेंथ काटेंगे तो इस पर डी क्यू चार्ज होगा, ठीक। अब देखिए इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो देखिए ये डी क्यू चार्ज जो है यहाँ पर कोई सेंटर पर जब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पक्का यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा होगा, क्या होगा टेस्ट चार्ज, तो ये जो है डी क्यू चार्ज की वजह से इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस तरफ मान लेते हैं इस तरफ, ठीक, डी लगेगा ना। अभी तुरंत हम लोग पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख के आए हैं, ये भी जो है हमारे पास डी क्यू चार्ज है, इसके वजह से भी इस साइड जो है डी क्यू चार्ज लगेगा। इसी तरह देखिए सिर्फ इसी में नहीं, अब देखिए इसमें भी ये हमारा डी क्यू चार्ज है आर डी थीटा लेंथ पर, इसके वजह से डी क्यू चार्ज है, इसके वजह से इधर जो है इस साइड हमारे पास छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी। अब देखिए ये हमारे पास क्या है छोटा सा डी क्यू चार्ज है, इसके वजह से इधर जो है आएगा हमारे पास क्या आएगा डी, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट आ रहा है, तो ऑपोजिट आने की वजह से जो है आपस में कट जा रहा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो जो है सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रिंग में जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इक्वल टू जीरो, ठीक, समझ गए, नहीं समझे तो फिर से देखिए, पहले सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे लेमडा क्या होता है। देखिए 3 टर्म होता है, एक लेमडा, लेमडा मीन्स होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ था पूरा रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, तो क्यू बाय 2 पाई आर हो गया, ठीक। एक आपको डिस्क जब हम बढ़ाएंगे तो वहां पर सिग्मा देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा सिग्मा, सिग्मा मींस कहने का मतलब डिस्क में जो है पूरा अंदर का भी एरिया जो रहता है, ये रिंग है तो बीच में खाली है, जैसे हम डिस्क लेंगे तो उसमें बीच में भी ना मतलब सॉलिड रहता है, तो वो जो एरिया निकालते हैं तो वहां पर निकालते हैं क्यू बाय एरिया, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया।
मतलब पूरा एरिया पर चार्ज कितना फैला हुआ है। अभी देखिए ये लेंथ निकाल रहे हैं, इसलिए कि रिंग में जो है बीच में खाली रहता है, समझिएगा। तो यहाँ डिस्क निकालेंगे तो वहां पर देख लीजिएगा, तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। एक होता है ये डेल्टा, क्या होता है डेल्टा, ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीन खाली टर्म याद रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हम रटा देंगे, रटा का मतलब रटना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा समझा देंगे कि कभी भूलिए नहीं कीजिएगा। ठीक ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब जो है हम लोग इसका सेकेंड केस देखेंगे एट एक्सिस। ठीक, हमारे पास जो रिंग जैसे था, वो रिंग को जो है इस तरह से, पहले रिंग इस तरह से था, उसको ऐसे वर्टिकल खड़ा कर देंगे। क्या करेंगे, प्लेन में जो है वर्टिकल बनाएंगे इस बार ऐसे। देखिए इस तरह का फिगर बना दिए, समझ रहे हैं। जैसे हमारे पास ये रिंग है, समझिए ये रिंग को ऐसे है ना, सामने से दिख रहा है, ये रिंग को ऐसे खड़ा कर देंगे, मतलब उठाकर ऐसे खड़ा कर दिए। क्या किए, ऐसे खड़ा कर दिए। थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं इस फिगर को। ठीक, ये हमारा रिंग है। ठीक, इस पर भी जो है बोला है कि क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, इसका रेडियस जो है आर है। क्या है, रेडियस आर है, लिख लीजिए। रेडियस जो है कैपिटल आर है। ठीक, अब जो है यहां से आर डिस्टेंस दूरी पर स्मॉल एक्स मान लीजिए इसको। ठीक, एक्स डिस्टेंस दूरी पर पॉइंट पी पर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, निकाल लेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा रेडियस, इसका क्या दिया हुआ था, इसको पूरा बना, यहाँ पर रेडियस यहाँ से यहाँ तक का क्या है, आर दिया हुआ। ठीक, अच्छा पूरे पर चार्ज क्या है, क्यू। लेमडा अभी तुरंत बताया, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो पूरे लेंथ पर क्या है, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें पूरे ऑब्जेक्ट के वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने नहीं अभी तक सीखे हैं, नहीं मतलब होता है पॉइंट चार्ज मान मान के क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। यहां पर देखिए छोटा सा डी क्यू चार्ज मान लिए, यहाँ पर भी छोटा सा डी क्यू चार्ज मान लिए। अब बोलिएगा दो दो जगह क्यों माने, तो आप एक भी जगह निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए दोनों तरह को बता देंगे। देखिए यहाँ पर डी क्यू चार्ज मान लिए, छोटा सा चार्ज, यहाँ पर भी छोटा चार्ज मान लिया। ठीक, इसके वजह से जो है ओ भाई देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा डीई। ठीक, पॉइंट पी पर आएगा। इसके भी वजह से इधर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, डीई, क्योंकि पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है डी। तो देखिए अभी जो है हमारे पास डीई आया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखिए थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी थीटा एंगल बन रहा है। इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, तो देखिए ये थीटा एंगल बन रहा है, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से ये भी थीटा एंगल बनेगा ना, ये भी हमारा थीटा एंगल बनेगा। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लेने आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से डीई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इस तरफ आएगा, इसका पैरेलल, एक परपेंडिकुलर आता है। ठीक, देखिए जिधर थीटा रहेगा, जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ हो जाएगा डीई कॉस थीटा।
जिधर थीटा नहीं रहेगा उधर हम साइन थीटा लेते हैं, डी ई साइन थीटा। आप बोलिएगा कि आप इसको नीचे ही बट कंपोनेंट क्यों दिखाए, ऊपर क्यों नहीं दिखाए? तो देखिए ये जो है तीर का निशान नीचे की ओर है, अब ऊपर वाला जो है, फिर देखिए यहाँ डी, ये जो है ऊपर है इस तरह से, डी है ना, इसका जो दो कंपोनेंट आएगा, एक इस तरफ आएगा, एक ऊपर की ओर आएगा, मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल। ठीक, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर थीटा एंगल है यहाँ पे, है ना, तो ये हो गया डी ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा डी ई साइन थीटा। समझ रहे हैं ना? ठीक, तो जो है यहाँ पर देखिए, एक इसका कंपोनेंट ऊपर की ओर गया, यहाँ देखिए डी ई साइन थीटा लिखे हैं, तो डी ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नीचे इधर भी हमारा जो है डी ई साइन थीटा होगा, क्योंकि थीटा उधर है, देख रहे हैं ना, डी साइन थीटा। अब जैसे अब एक कंपोनेंट इसका जो है इस तरफ आ रहा है, इस लाइन की ओर पैरेलल, एक इसका भी कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है, दोनों का क्या आ रहा है, डी कॉस थीटा, ये भी डी कॉस थीटा। हमारा काम जो है, आप देखिए क्या करना है, ये जो ऊपर है आइए नीचे, आपस में दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, तो ये तो डी साइन थीटा तो क्या हो गया, कट गया। अब हम क्या लेंगे, डी कॉस थीटा। अब देखिए दोनों का कंपोनेंट आपस में जुड़ रहा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2d cos थीटा हो जाएगा। क्या होगा, 2d cos थीटा। इसको इरेज करते हैं, अब जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया है, 2d cos थीटा, d इक्वल टू 2d cos थीटा है ना, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब जो है हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते, निकाल लेते हैं। डी का वैल्यू कितना है, पहले साइड में देख लीजिए। डी जो है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखे थे, क्या आया था फॉर्मूला, के क्यू बाय आर स्क्वायर आया था ना। यहाँ पर जो है क्यू जो है हम क्या मान है, डी क्यू चार्ज मान है, डी क्यू चार्ज बोले थे शुरू में कि ये छोटा सा डी क्यू चार्ज है। ये क्यू चार्ज आपने समझ लीजिएगा, ये क्यू चार्ज जो है पूरा रिंग पे है, ठीक। यहाँ पर जो है डी क्यू चार्ज है, ठीक। तो डी क्यू चार्ज जो है के जगह पर पुट करेंगे, नहीं सॉरी, क्यू के जगह पर पुट करेंगे, के डी क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा रेडियस क्या है, कैपिटल आर, इसका डिस्टेंस x है। जब इसका हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ रूट अंडर आता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिस्टेंस नहीं लेना है या इसका डिस्टेंस, तो दोनों का एक ही चीज आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है। इसका जब स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाता है, पता है, या देख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डी का वैल्यू कितना है, इतना, ठीक। अब जो है हम इस फॉर्मूला में यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। हमें तो अब पूरा ये देखिए पूरा रिंग के वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे निकालना है। अभी तो हम डी का वैल्यू ही निकाले हैं, तो पूरा निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। रुकिए इरेज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा फिगर के वजह से निकालेंगे, तो डी जो छोटा सा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर 2d cos थीटा लेंगे,
टू डी ई कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से q/2 तक करेंगे, 0 से q/2 तक। अब देखिए यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। एक चीज यहाँ देखिएगा, रुकिए, ई बराबर ठीक, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, हमारे पास बच गया डी ई कॉस थीटा। क्या बचा? डी ई कॉस थीटा। यहाँ q/2 और 0 लिमिट पुट कर दीजिए, इसको मिटा देते हैं, या पहले इसको पुट कर लीजिए, बराबर 2 0 q/2, डी के जगह पर क्या आ जाएगा? k dq बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, इनटू cos थीटा है, क्या है? cos थीटा। cos थीटा का जो है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस x है, x पुट कर दीजिए, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जो है ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए, उससे अच्छा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट जो है हटता है तो उस पर पावर कितना आ जाता है? 1/2। ठीक, अब जो है इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास आर और एक्स दोनों कांस्टेंट है। क्या है? आर और एक्स कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, और देखिए यहाँ पर जो है सिर्फ चार्ज जो है, सिर्फ चार्ज अथी वेरिएबल है, चार्ज जो है अथी हो रहा है, वेरिएबल है, तो इसको रहने देंगे और सब चीज को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर से निकल जाएगा, ऊपर से k और x निकल गया, 2 तो पहले से 2 बाहर रखेंगे, और यहाँ से जो है देखिए इस पर पावर नहीं है, तो पावर क्या होता है? 1 होता है, जिस पर कुछ भी पावर ना हो इस पावर 1। ठीक, और जब 1 पावर है, इस पर जो है 1/2 पावर है, तो कितना जुड़कर कितना पावर हो जाएगा? 1 प्लस 2 कितना हो गया? 2 प्लस 1/2 3/2 कितना हो गया? 3/2। इस पर जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2 आ जाएगा। इतना जो है बाहर निकल गया, बचा क्या अंदर में? चार्ज डी क्यू। क्या बचा? डी क्यू। इसको कहां से कहां तक जो है इंटीग्रेशन करना है? 0 से q/2, 0 से q/2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे डी क्यू को, तो डी क्यू का क्या होगा? चार्ज हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन q होगा। क्या होगा? q होगा। तो 2k x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2, यहाँ पर आ जाएगा q। क्या आएगा? q लिमिट जो है 0 से q/2 तक पुट करना है। ठीक, इधर देखिएगा 2k x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, और जो है यहाँ q 0 से q/2 तक आया ना। अब देखिए इसको पुट करेंगे तो q/2 हो जाएगा, तो 2k x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, यहाँ जो है इनटू में क्या आ जाएगा? q/2, क्योंकि q/2 पुट किए इस जगह पे, q के जगह पर, तो q/2 आ गया। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ q/2 ही न बचेगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया यहाँ पे 2 यहीं पर काट दीजिए, तो बच गया क्या चीज? kqx बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्सिस पर। किस पे? एक्सिस पे।
इसे भी याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार देते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जो है एक पॉइंट हमें याद रखना होता है कि जो है ये एक्स डिस्टेंस जो है, मान लीजिए कि ये एक्स डिस्टेंस 0 है, क्या है, एक्स डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, मतलब आर के सामने बहुत ही छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। कहने का मतलब जब एक्स छोटा है, बहुत ही छोटा, आर के सामने मतलब 0 के बराबर, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो सेंटर पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक, 2-3 पॉइंट और है, रुके। हाँ देखिए, x जब 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। कहाँ से, क्योंकि x 0 है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सेंटर पे तो निकाल के देख लिए हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और देखिए x जब बहुत ही बड़ा होगा, क्या होगा, r के रिस्पेक्ट में x बहुत ही बड़ा होगा, मान लीजिए वेरी फार दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अब तो क्या होता है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कहने का मतलब इन्फिनाइट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक, ऐसे देख लीजिए कि एक्स बहुत ही बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एक्स जब, या लिख लीजिए एक एक पॉइंट, एक्स बहुत ही बड़ा है तो यहाँ आर 0 हो जाएगा, क्या होगा, आर 0 हो जाएगा। तो के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर बचा, उस पर 3/2 हो गया, 2 कट गया तो एक्स क्यूब हो गया, के क्यूब एक्स बाय एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया तो बचा क्या, के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब है कि जब x बहुत ही बड़ा होगा r से, क्या होगा, r, तो r जो है इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर मानेंगे r को। ठीक, वहां पर r 0 हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। यही याद करना था। उसके बाद जो है इन्फिनाइट पर बोल ही दिए कि इन्फिनाइट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्या होता है, 0। अब जो इसका ग्राफ देखेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। अब जो है रिंग का ग्राफ देखेंगे। देखिए रिंग का ग्राफ जो है कुछ इस तरह का रहेगा, जो है सबसे पहले सेंटर पर जो है 0 रहता है, उसके बाद फिर बढ़ता है, उसके बाद फिर घटने लगता है। ठीक, सबसे जो है मैक्सिमम कहां पर होता है, यहाँ पे r/2 पे। ठीक, मैक्सिमम कितना होता है, 2 2 के क्यूब बाय √3 √3 r²। ठीक, ऐसा ही आपको निगेटिव में भी देखने को मिलेगा, -r/√2 के जगह पर सबसे कम रहता है, उसके बाद जो है पहले 0, उसके बाद कम, फिर बढ़ता है। ठीक, अब जो है हाफ रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे सेंटर पर। ठीक, देखिए हमारे पास एक हाफ रिंग लिए हुए है, इसके वजह से जो है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। बोला गया है कि इस रिंग पर जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, इसका जो रेडियस है आर है, क्या है, रेडियस आर। अब देखिए यहाँ से जो है एक इस पर इस तरह का थीटा एंगल पर रेडियस बना लेंगे। ठीक, थीटा एंगल पर एक रेडियस बना लिए, और एक डी थीटा पर भी एक रेडियस बना देंगे इस तरह से। ये जो है हमारा डी थीटा बना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें जो है
पूरे पर चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर जो है छोटा सा डी क्यू चार्ज आ गया। ये जो है ये लेंथ, इस पर चार्ज कितना सा आ गया, डी क्यू चार्ज आ गया। अच्छा देखिए ये लेंथ कितना है उसको निकालने के लिए आपको बताए थे, ये रेडियस काटे हैं कैपिटल आर मान लीजिए, तो जो है इसका लेंथ जो है इतना दूरी का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी थीटा को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। अब आर डी थीटा पर चार्ज कितना है हमारा, जो है यहाँ पर डी क्यू चार्ज जो निकालना है वो कितना है, तो हम लोग जानते हैं लेमडा बराबर होता है क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ पर लेंथ कितना है, पाई आर। चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू की जगह पे डी क्यू, और लेंथ कितना है, आर डी थीटा। तो डी क्यू हमारे पास निकल जाएगा, क्या होगा, लेमडा आर डी थीटा। ये जो है हमारा डी क्यू बराबर आ गया, यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, डी क्यू बराबर लेमडा आर डी थीटा। ठीक है, अब देखिए इस जो है पॉइंट चार्ज, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, छोटा सा डी, ठीक। तो ये डी आया, तो इसका जो है एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। पहले देखिए यहाँ डी थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से डी थीटा बनेगा, ठीक। अब इसका दो वर्टिकल, इसका दो कंपोनेंट लेंगे ना, एक इधर लेंगे, तो इधर जो है थीटा है तो डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। इधर जो है एक कंपोनेंट जो आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, क्या होगा, डी साइन थीटा, क्योंकि इधर जो है थीटा एंगल नहीं है। अब जो है हम लोगों को देखिए दो निकालना है, एक एक्स एक्सिस पर इसका आ रहा है डी कॉस थीटा, और एक इसका वाई एक्सिस पर आ रहा है क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों हमें फाइंड करना है, ठीक। तो हम लोग फर्स्ट पहले फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स एक्सिस, ठीक। तो छोटा सा डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, देखिए इसका पूरा जो लेंथ है कितना है, 0 से पाई तक 180 डिग्री है ना, तो 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। डी एक्स का वैल्यू, डी का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, देखिए के, देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू का वैल्यू यहाँ पर क्या है, डी क्यू का लेमडा आर डी थीटा अब बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर होता था, मतलब इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, आर है ना इसका डिस्टेंस, इसका स्क्वायर होगा। तो देखिए एक आर से आर कट गया तो हमारे पास क्या बचा है, के लेमडा डी थीटा बाय आर। ये जो है हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है डी, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर निकाले थे डी एक्स कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक। अब देखिए डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू के लेमडा डी थीटा बाय आर इंटू कॉस थीटा है। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू जो है क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है? लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा ही रहने दीजिए, क्या कीजिए, कॉस थीटा ही रहने दीजिए। अब जो है यहाँ पर देखिए के लेमडा बाय आर जो है ये कांस्टेंट हमारा है, क्या है, के कांस्टेंट है, और देखिए लेमडा भी कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज जो है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है बदलेगा तो नहीं ना, जितना है उतना ही रहेगा। उसके बाद हमारा रेडियस जो है वो भी नहीं चेंज होगा। तो ये के लेमडा बाय आर जो है ये तीनों कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो बच गया डी, सॉरी cos थीटा डी थीटा बच गया, क्या बचा, cos थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से पाई तक,
के लेमडा बाय आर। कॉस थीटा का होता है साइन थीटा इंटीग्रेशन, साइन 0 से पाई तक लिमिट पुट कर दिए, के लेमडा बाय आर। यहाँ पर देखिए साइन थीटा का जो है पुट करेंगे, साइन थीटा की जगह पर पाई, फिर साइन 0, साइन पाई का वैल्यू हो जाएगा 0, और साइन 0 का भी वैल्यू 0, 0 0 हो गया। अब जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे। ठीक, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई एक्सिस पर देखेंगे। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई एक्सिस पे डी ई वाई 0 से पाई तक, और यहाँ पर जो है क्या है डी ई साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा है 0 से पाई तक। अब जो है डी का वैल्यू हम तो निकाल चुके हैं पहले से ही, इसको पुट करेंगे के लेमडा डी थीटा बाय आर साइन थीटा। इधर देखिएगा यहां से के लेमडा बाय आर बाहर निकाल दिए तो बचा मेरे पास जो है साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई तक के लेमडा बाय आर साइन थीटा का जो होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई तक के लेमडा बाय आर। यहाँ पर माइनस है, पाई का जब वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस पाई का जो वैल्यू होता है -1 हो जाएगा, तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, सिर्फ 1 लिखिए 1, और उसके बाद कॉस थीटा के जगह पे 0 जब पुट कीजिएगा, ठीक, तो कॉस 0 का भी वैल्यू 1 होता है। तो हमारे पास आ गया 2 के लेमडा बाय आर। क्या आ गया 2 के लेमडा बाय आर। यही जो है हमारा वाई एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आया है, यही हमारा ई नेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए एक्स एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है ये 0 आया है, और वाई पर जो आया है ये हमारे पास 2 के लेमडा बाय आर आया है। यही हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट लिख लीजिए। हाफ रिंग के वजह से 2 के लेमडा बाय आर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, याद कर लीजिए। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम क्वार्टर रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। ठीक, इसको इरेज करते हैं। क्वार्टर रिंग देखिए, अभी हाफ जो है हाफ रिंग जो था उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे, तो 2 के लेमडा बाय आर आया था। ठीक, तो वो देखिए जब इसका डबल था तो 2 के लेमडा बाय आर आया था, उसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो के लेमडा बाय आर आएगा, वही हो जाएगा क्वार्टर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इधर जो है देखिए इधर के लेमडा बाय आर आ जाएगा, फिर से देखिए ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पर भी इसका जो है के लेमडा बाय आर हो जाएगा। और जो है ई नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका
देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर √2 k लैम्डा बाय आर हो जाएगा नेट। ठीक, यही हमारा क्वार्टर रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड √2 k लैम्डा बाय आर। ठीक, एक्स एक्सिस पर जो है k लैम्डा बाय आर और वाई एक्सिस पर k लैम्डा बाय आर, याद कर लीजिए।